हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। फ्रेंड्स, आज है 5 फरवरी 2022 और 5 फरवरी 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अपने आप में डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है और साथ में स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे एग्जाम और हर तरह के एग्जाम के लिए जो है ये कारगर है। खास तौर पर दोस्तों, जो बच्चे आरआरबी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत कारगर है। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ये बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत के किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा रही है? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन की एक इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार जनवरी 2022 में हरियाणा राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रही है। ठीक है, तो ये जो टॉप पर रहा है ये हरियाणा राज्य रहा है और जनवरी 2022 में हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रही है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो पूरे भारत में ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राज्य हरियाणा में जनवरी 2022 में भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर रही है। यह दर 23.4% रही है। यानी दोस्तों 23.4% से जो है हरियाणा राज्य बेरोजगारी में सबसे टॉप पर रहा है। वहीं मैं बात करूं, सबसे कम बेरोजगारी दर भारतीय राज्य तेलंगाना की रही है, जिसकी बेरोजगारी दर 0.7% रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात हरियाणा की है, तो हरियाणा की राजधानी होगी चंडीगढ़। ठीक है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है ना, और वर्तमान में यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय होंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों टॉप 5 करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, जो कि रीसेंट रिपोर्ट्स आई है कि अभी लास्ट में कुछ रिपोर्ट्स आई थी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि उनमें क्या क्या लिखा था। इससे आपकी रिवीजन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला, फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के अनुसार चिप बनाने वाली इंटेल को सैमसंग ने पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चिप बनाती है इंटेल कंपनी, उसको सैमसंग कंपनी ने पीछे छोड़ दिया था, और ये कहा था इस रिपोर्ट ने। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार सोने की वैश्विक मांग में 10% की वृद्धि हुई है। यानी पूरे विश्व में सोने की मांग में 10% की वृद्धि हुई थी। उसके बाद ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में नाम दर्ज किया था। ठीक है, तो एक तो दोस्तों आपको ये ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 यानी ये रिपोर्ट का नाम याद रखना है, और इसमें क्या हुआ था उसका नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह 26% घटा था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फोर्ब्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कमाई वाली महिला नाओमी ओसाका बनी है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंडिकेट सुविधा लेने के लिए वेदांता लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी सिंडिकेट सुविधा लेने के लिए वेदांता लिमिटेड ने दोस्तों ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। जो वेदांता लिमिटेड है, इसने सिंडिकेट सुविधा लेने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वेदांता लिमिटेड ने उधारदाताओं के साथ विचार विमर्श के बाद अधिकांश सिंडिकेट सुविधा को संभालने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 7.75% पर 8,000 करोड़ रुपए प्रतिस्थापन सुविधा की करार किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यूनियन बैंक की बात है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये मुंबई में होगा। ठीक है, इसके जो वर्तमान में सीईओ है वो है राज किरण राय जी। राज किरण राय जी यूनियन बैंक के सीईओ है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1999 में मुंबई में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये समझौते के ऊपर था कि कॉम्प्रोमाइज हुआ था। तो लास्ट टॉप 5 करंट अफेयर देख लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज यानी समझौते के ऊपर। तो सबसे पहला, टेरेपे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी या समझौता किया था। ठीक है, उसके बाद भारत और यूनाइटेड किंगडम की मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच
मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, यह याद रखना है। उसके बाद साइबर हमले के प्रभाव को आकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी व इन्फोसिस के बीच समझौता हुआ है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद भारत और श्रीलंका ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते को 3 साल के लिए बढ़ाया है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दक्षिण कोरिया के पोस्को ने गुजरात में अडानी समूह के $5 बिलियन में स्टील मिल बनाने के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो जो दक्षिण कोरिया की कंपनी पॉस्को है और भारत का जो अडानी समूह है, इन दोनों ने समझौता किया है और ये $5 बिलियन में गुजरात में जो है एक स्टील मिल बनाएंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किन राज्यों के अभ्यारण्य को नया रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन दोनों के ही राज्यों को नया रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं कि आखिर क्या लिखा है। गुजरात में जामनगर के पास खिजवाड़िया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई है, तो ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य और बादवाना आर्द्र भूमि राज्य के अन्य रामसर स्थल हैं, ठीक है। लास्ट 2 जो हैं दोस्तों वो अप्रैल में शामिल किए गए थे, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो इसकी राजधानी लखनऊ है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 में की गई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हाल ही में 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अभी भारत के 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है अमेरिका ने। यानी दोस्तों भारत ने जो सबसे ज़्यादा व्यापार किया है वो अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद जो है चीन आता है, ठीक है। तो भारत ने अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार किया था 2021 में, इतना आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका कैलेंडर वर्ष 2021 में $112.3 बिलियन के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। यानी दोस्तों जो कुल व्यापार किया है हमने अमेरिका के साथ वो $112.3 का किया है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन, भारत और चीन के बीच व्यापार का कुल मूल्य $110.4 अरब था। तो इतना आपको याद रखना है। अब अमेरिका की बात है तो इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में होगी। इसकी करेंसी क्या है? वो डॉलर होगी, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन है और यहाँ की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाल ही में कौन शीतकालीन ओलंपिक मेजबान देश बसंत महोत्सव मना रहा है? तो अभी चीन जो है दोस्तों ये बसंत महोत्सव बना रहा है और ये शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन भी करने वाला है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि जो बसंत महोत्सव है वो चीन बना रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं दोस्तों क्या लिखा है। चीन बसंत महोत्सव मना रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है क्योंकि इसने चंद्र नव ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। पिछला वर्ष लूनर ईयर ऑफ द ऑक्स के रूप में मनाया गया। चीनी राशि चक्र कैलेंडर के अनुसार ईयर ऑफ द ऑक्स समाप्त हो गया है और ईयर ऑफ टाइगर 1 फरवरी 2022 से शुरू हो गया है, जो कि 21 जनवरी 2023 में समाप्त होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो चीन है, चीन में ईयर ऑफ टाइगर जो है शुरू हो गया है, इसीलिए ये बसंत महोत्सव मना रहा है, ठीक है। अब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है और यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। उसके बाद हाल ही में किसने इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखी है? तो इंडिया दैट इज भारत नामक पुस्तक दोस्तों ये जे साई दीपक ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। जे साई दीपक ने दोस्तों इस बुक को लिखा है। दोस्तों इस बुक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जे साई दीपक द्वारा लिखित और ब्लूमसरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक एक त्रय पुस्तक श्रृंखला है। पहला भाग 15 अगस्त 2021 में जारी किया गया था, ठीक है दोस्तों। दूसरा भाग जून 2022 में लॉन्च करने के लिए तैयार है, जबकि तीसरा और आखिरी पार्ट जून 2023 में रिलीज किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 3 पार्ट में आने वाली पुस्तक थी ये, जो कि दीपक जे साई ने लिखी है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब बुक्स की बात है तो टॉप 5 करंट अफेयर देख लेते हैं रिसेंट बुक से और उनके ऑथर से जो उन्होंने लॉन्च की है। सबसे पहला द क्लास ऑफ 2006, ये आकाश कंसल ने लिखी थी। उसके बाद फियरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी ने अभी वर्तमान में लिखी थी, ठीक है। उसके बाद अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये रास्किन बॉन्ड ने लिखी थी।
उसके बाद द एंजल्स ऑफ कैलाश ये लिखी थी शुभिरा प्रसाद ने, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन खात्मा पुस्तक ये आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने लिखी थी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहूँगा, ये जो मैं टॉप 5 करंट अफेयर्स करवाता हूँ, क्या मैं सिर्फ इनको टॉप 5 रखूँ या फिर लास्ट में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं वो पूरे आपको रिवाइज करवाऊँ? तो आप यहाँ पे मेरे को अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड कैंसर डे दोस्तों 4 फरवरी को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं क्या लिखा है। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम याद रखनी है आपको दोस्तों। विश्व कैंसर दिवस की थीम, इस बार की थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप नाम से दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके एग्जाम में पूछता है कि किस विषय के साथ 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, तो ऐसे जो है आपसे पूछ लेता है, तो आपको थीम याद रखनी है। और दोस्तों साथ ही 4 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या विश्वासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहिष्णुता को बढ़ावा देना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर, तो हम टॉप 5 करंट अफेयर्स कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है। उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया गया 1 फरवरी को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस मनाया गया, ये 31 जनवरी को मनाया गया था। इसकी थीम थी शी द चेंज मेकर, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया था 30 जनवरी को। इसकी थीम थी गरिमा के लिए एकजुटता, ये आपको याद रखना है। उसके बाद डाटा गोपनीयता दिवस यानी डेटा प्राइवेसी डे, ये 28 जनवरी को मनाया गया था और इसकी थीम थी प्राइवेसी मैटर्स यानी प्राइवेसी मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हाल ही में कौन आईबीबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो अभी रवि मित्तल आईबीबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आईबीबीआई के नए अध्यक्ष रवि मित्तल बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में इनके बारे में क्या लिखा है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खेल विभाग के पूर्व सचिव रवि मित्तल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी आईबीबीआई की फुल फॉर्म होगी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों प्लेसमेंट का था यानी नियुक्ति का था। तो टॉप 5 लास्ट प्लेसमेंट देख लेते हैं हमारे भारत में जो की गई है। सबसे पहला NEILET के नए अध्यक्ष जो है वो मदन मोहन त्रिपाठी को बनाए गए हैं। उसके बाद DRDL के निदेशक GA श्रीनिवास मूर्ति को बनाया गया है। उसके बाद रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख GAV रेड्डी को बनाया गया है। उसके बाद भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर को बनाया गया है। उसके बाद लास्ट PMLA का निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष विनोदानंदन झा को बनाया गया है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ने ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है? तो अभी डेरियल मिशेल ने दोस्तों, जो कि एक न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, इन्होंने ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरियल मिशेल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता नामित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ उच्च दबाव वाले 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप सेमीफाइनल में सिंगल लेने से इनकार करने के इशारे के लिए दिया गया है, क्योंकि उन्हें लगा उन्होंने अबू धाबी के शेख जयाद स्टेडियम में गेंदबाज आदिल रशीद के रास्ते को बाधित किया है। यानी दोस्तों डेरियल मिशेल को इसलिए दिया गया था, उन्होंने जो आदिल राशिद है इनका रास्ता सिंगल रन लेने के लिए इनका रास्ता रोक लिया था, इसीलिए इनको इस वजह से ये सम्मान दिया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वह डैनियल विटोरी, ब्रेडन मैकुलम और केन विलियमसन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको याद रखना है। अब दोस्तों ICC की बात है तो ICC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग है। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के एक शहर दुबई में है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। यहाँ के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और इसके CEO जो कि हाल ही में कुछ दिनों पहले नियुक्त किए गए थे वो थे जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस इसके वर्तमान में CEO है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया है? तो अभी हरियाणा राज्य का जो एक पार्क है उसको OECM साइट घोषित कर दिया गया है, जो कि भारत का पहला पार्क
बना है, तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पूरी तरह जान लेते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN उन क्षेत्रों को OECM टैग देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन वहाँ पे समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। टैग अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर क्षेत्र को जैव विविधताओं हॉटस्पॉट के रूप में नामित करता है। ठीक है दोस्तों, तो टैग देने वाली संस्था ये है और इसके तहत टैग दिया गया है जो कि भारत का पहला पार्क बना है। आपको ये पार्क का नाम याद रखना है कि हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क है और इसको पहला OECM टैग दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये OECM क्या होता है। तो OECM एक ऐसे स्थान की स्थिति है जिसने वनों जैसे संरक्षित क्षेत्र के बाहर जैव विविधता के प्रभावित यथास्थान संरक्षण प्राप्त किया है। पार्क जो कभी एक परित्यक्त खनन का गड्ढा हुआ करते थे, है ना, 10 वर्षों में हरे भरे जंगल में तब्दील हो गया है। अब इसमें पौधों की लगभग 400 देशी प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी दोस्तों, जो पहले कभी बंजर जमीन हुआ करती थी उसमें हरे भरे पौधे आ चुके हैं, तो इसीलिए इसे OECM कहा जाता है। अब दोस्तों, ये पार्क का क्वेश्चन था, तो टॉप 5 करंट अफेयर्स देख लेते हैं पार्क से रिलेटेड। सबसे पहला, हाल ही में जियोलॉजिकल पार्क शुरू किया जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। लाइकन पार्क उत्तराखंड में है। टायर पार्क पश्चिम बंगाल में है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। ठीक है, उसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। तो इतना आपको याद रखना है। अब दोस्तों, करंट अफेयर का बूस्टर डोज कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो 10 करंट अफेयर थे वो थोड़े कम लगने लगे थे, इसीलिए मैंने आपको और करंट अफेयर प्रोवाइड कराने के लिए 5 करंट अफेयर जो है इसमें और जोड़ दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर्स का बूस्टर डोज करते हैं आज। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो अभी इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक का। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि इसके पास पर्याप्त धन नहीं था और ये बैंक चल रहा था, इसीलिए RBI ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो अभी एग्जिम बैंक ने श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म होगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गैर खुदरा ईंधन स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? तो भी HPCL, जिसकी फुल फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगी, इसने खुदरा ईंधन स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? तो अभी चीन विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। चीन के बाद भारत दोस्तों इसमें दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना दिवस परेड में किस रेजिमेंट को शीर्ष स्थान मिला है? तो असम रेजिमेंट को सेना दिवस परेड में शीर्ष स्थान मिला है। उसके बाद सेकंड स्थान राजपूत रेजिमेंट को दिया गया है। इतना आपको याद रखना है। अब दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो उसके आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आंसर मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने पूछा था निरामय परियोजना किसने शुरू की है? तो ये असम राज्य ने शुरू करी थी। ठीक है, उसके बाद भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। उसके बाद जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया है। उसके बाद भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन है? तो ये फिलीपींस है जो कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है। अब दोस्तों, आज के प्रश्न जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं 1 से लेके पूरे 5 तक। तो सबसे पहला है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है ना। उसके बाद प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ठीक है, उसके बाद सड़ाने वाले बैक्टीरिया का नाम कौन सा होता है? ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि दल 40 का गठन किस सुल्तान ने किया था? ठीक है, उसके बाद भारत चीन रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और इन क्वेश्चन के बारे में दोस्तों आप जितना भी जानते हो वो सब आप डिटेल में लिख दोगे, क्योंकि अगर आप कुछ भी लिख दोगे ना, लिखने से आपको 100% वो चीज़ याद हो जाती है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की 5 फरवरी 2022 के करंट अफेयर जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल्स में करवा दिए हैं। ठीक है, ऐसा कोई और चैनल इतनी डिटेल्स में नहीं करवाएगा जैसे मैंने करवाया है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली करंट अफेयर आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।